Bismillahirrahmanirrahim. It is a new topic. Crystal structure analysis. ये पार्ट हमें पार्ट इसका सिक्स है। पार्ट 5 हमने कवर किया, ये पार्ट 6 है इसी चैप्टर 3 का। अब इसमें ये है जी इसका आर्टिकल है जी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस। इससे पहले इसका जो सब टॉपिक आता है ये वो एक्सरे सोर्स। ये एक्सरे कैसे बनती हैं? एक्सरेज ये सिंपल सा डायग्राम बताया गया है। ये है टंगस्टन का कैथोड, ये वाला, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये टंगस्टन का कैथोड बना हुआ है। ये वाला टंगस्टन ये काफ़ी इसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। ये इसका कैथोड बनाया हुआ है। और ये है एनोड, ये मॉलिब्डेनम का एनोड है। जब हम और ये पहले स्ट्रक्चर समझ लें, फिर मैं बाद में बताता हूँ। ये कैथोड है, ये इधर, ये इसके अंदर है। ये सारा इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है, ये वाला सारा। उसके बाद ये शील्डिंग भी है, कहीं इस बाहर की तरफ शील्डिंग भी है ताकि जो इसकी एक्सरेज बाहर आती हैं उससे बचा जाए। ये शील्डिंग की जाती है। और ये कैथोड, ये एनोड कैसे बनेगा? कैथोड और एनोड के दरमियान हाई वोल्टेज दी जाती है। ये 35 किलो वोल्ट, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। ये इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एज ए कैथोड, ये एज ए एनोड। ये मॉलिब्डेनम का एनोड है, ये वाला। अब जब ये वोल्टेज हम इसको बाकी इसमें ये देखें, ये जब ये वाला, ये इसके साथ ये कॉपर है, ये सारा कॉपर। और कॉपर को ये ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए ये वाटर सप्लाई किया गया है। क्योंकि जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से आके टकराते हैं तो ये हीट अप हो जाता है। लिहाजा यहाँ पे कॉपर हीट कंडक्शन के लिए कॉपर बहुत अच्छा होता है। ये कॉपर की ऐसे शील्डिंग करके ना उसको फिर ये कूलिंग की गई है साथ साथ। और ये टोटल ये स्ट्रक्चर। अब इसका आपको बताते हैं कि जब ये आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टंगस्टन का ये फिलामेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। जब ये हीटअप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर से हाई एक्सेलरेशन के साथ इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन एमिट होके जाके इसको, इस मॉलिब्डेनम के टारगेट को जाके स्ट्राइक करेंगे। जब इसको स्ट्राइक करेंगे तो इसके एटम, जो इसका एटम है, उसके जो लोअर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको, यानी इस तरह ये मॉलिब्डेनम का टारगेट है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ऐसे करके एटम पड़े हुए हैं, ऐसे करके ये, चलो ये ऐसे बन गया। ये इसका एस या चलो इसको लिखते हैं KLM, ये शेल है। अब ये जो हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी, हाई एक्सेलरेशन वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिब्डेनम के साथ जब टकराएंगे इस टारगेट के साथ, तो ये इसमें जो K शेल में इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल देंगे। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये एटम, इसके एटम अनस्टेबल हो जाएंगे। ये इसी तरह बाकी एटम भी होंगे। तो ये इस तरह ये अनस्टेबल हो जाएगा। जब अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे जो K शेल में और M शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इधर से, वो जंप करेंगे इस तरफ जंप करेंगे ऐसे, क्योंकि अनस्टेबल हो गया ना। तो ऐसे करके इधर से जंप करके इधर आएंगे। अब ये तो नॉकआउट हो गए इसकी वजह से, हाई एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये यहाँ से नॉकआउट होंगे। जब ये नॉकआउट होंगे तो ये तो अनस्टेबल हो गया, फिर ऊपर से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, जंप करेंगे नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ निकलेंगे तो इधर से ऐसे करके एक्सरेज वेव्स पैदा होंगी, जिसको एक्सरेज कहते हैं। एक्सरेज की प्रोडक्शन इसी तरह होती है। हाई एनर्जी, हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को जब रोका जाता है, कैसे रोका जाता है? इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने से उसका एक्सेलरेशन डाउन हो जाता है। जब इसको टकराता है, इसको नॉकआउट करता है,
ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट, लोअर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट करेगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, जब ये जंप करेंगे तो एनर्जी एमिट होगी, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। अब ये एक्स रेज इस तरह एक्स रेज बनती हैं, ये वाली, ये देखो एक्स रेज बनी हुई है सारी ऐसे, ये एक्स रेज, ये फिर ये बेरिलियम विंडो है, ये इससे ये बाहर आ रही है। इसके बाद इसकी जो बाहर की तरफ भी इसकी शील्डिंग, लेड की शील्डिंग की जाती है ताकि ये इनकी एक्स रेज की लीकेज ना हो, क्योंकि ये एक्स रे वैसे तो ज़्यादा देर बंदा एक्सपोज करे तो एक्स रे नुकसानदेह भी है, तो इसलिए इसकी शील्डिंग भी की जाती है। और इसको ये क्या हो, एक और ये चीज़, इसके वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अगर वैक्यूम क्रिएट ना करेंगे तो ये तो इसमें हवा होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन, ये तो उसके एटम के साथ जाकर टकरा जाएंगे, उससे साथ टकरा के तो फिर स्कैटरिंग शुरू हो जाएगी इधर की तरफ। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि ये बिल्कुल वैक्यूम हो। अगर वैक्यूम, फिर भी देखें अगर वैक्यूम नहीं आता, थोड़ा बहुत है, तो इसलिए इसको शील्डिंग भी बाहर कर देते हैं, लेड की शील्डिंग करते हैं ताकि ये इसके जो एक्सरेज बाहर ना जाए। अब जो एक्सरेज हैं इनकी वेवलेंथ 0.05 से लेकर 0.25 नैनोमीटर तक होती है। ये वाली वेवलेंथ आप विजिबल लाइट की देखें तो वो इतनी है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। अब विजिबल लाइट की देखें आप, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी ये। और एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पहले भी मैंने बताया 1.602 × 10⁻⁻19 जूल, यानी 1 वाट 1 जूल पर सेकंड। ये तो एक सिंपल सा आपको बताने का मतलब था कि ये एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसी होती है। अब इसका यूटिलाइज किधर करते हैं, इसको एक्सरे डायफ्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखते हैं जी एक्सरे डायफ्रैक्शन क्या होता है। अब एक्सरे डायफ्रैक्शन में जो सबसे एक सारा फेमस रूल है वो ब्रैग लॉ है। वो ब्रैग लॉ हम साबित करेंगे ये क्या होता है। जैसे एटम, क्रिस्टल में एटम, एक प्लेन ऐसे आया, दूसरा प्लेन या ऐसे प्लेन, ये एटम की तरतीब होती है। पैरेलल प्लेन पे एक जैसे एटम होंगे, एक जैसी स्पेसिंग होगी, दूसरा पैरेलल प्लेन है, एक जैसी स्पेसिंग होगी, एक जैसे एटम होंगे। ये क्रिस्टल में ये ज़रूरी है। अगर ये पैरेलल प्लेन है, एक जैसे एटम होंगे, एक जैसे एटम होंगे, एक जैसी स्पेसिंग होगी इनके दरमियान, ऐसे कंजक्टिव चलते जाएंगे, एक जैसी ऐसे होंगे, तो ये क्रिस्टल में ऐसे होता है। अब फर्ज करें कि एक प्लेन ये है, ये उसके साथ वाला एक प्लेन ये है एटम का, ये एटम पड़े हुए हैं, ये एटम, ये सारे एटम पड़े हुए हैं, ये सारे एटम पड़े हुए हैं, ये दूसरा प्लेन, ये इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, मैंने वैसे बना दिया। अब ये क्या है जी, ये अब जो इंडिसेस इसके हैं यानी HKL, वो भी इसी के एक ही होंगे। पैरेलल प्लेन के तमाम के जो मिलर इंडिसेस हैं वो बराबर होते हैं, लिहाजा अगर ये प्लेन ये सब के बराबर है, ये मैंने लिखा। और इंटरस्पेसिंग जो दो प्लेन के दरमियान डिस्टेंस है उसको मैंने लिखा DHKL, ये दो। अब ये फर्ज करें कि एक्सरे आई, ये एक नॉन लेंथ की हमने नॉन वेव लेंथ की हमने एक्सरे मारा, ये एक एटम के साथ यहाँ पे टकराई, ये रिफ्लेक्ट होके फिर ये इधर गई। अब दूसरी रे आई, वो इससे टकराई, इस वाले एटम से, इस नीचे वाले एटम से, ये टकरा के ये फिर इससे ये रिफ्लेक्ट इधर हो गई। अब जो इधर से रेज रिफ्लेक्ट हुई वो इन फेज भी हो सकती हैं, आउट ऑफ फेज भी हो सकती हैं। अगर इन फेज होंगी तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर आउट ऑफ फेज होंगी तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस तरह के फ़र्ज़ करें कि ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा,
अगर डिस्ट्रक्टिव है तो ये कुछ भी नहीं होगा ऐसे करके, ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। जैसे जैसे ये एक रेज ये दिख रहा है, एक ऐसे आ रही है ऐसे करके, दूसरी रे वो भी ऐसे है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये भी उसी तरह। अब जो अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये जो रिजल्टेंट रे आएगी तो क्रस्ट के ऊपर ऊपर पड़ेगा, तो ये जो रिजल्टेंट आएगी तो ये ऐसे बड़ी ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा ऐसे करके आएगी, तो ये आ जाएगा। अगर डिस्ट्रक्टिव है तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो ये ऐसे 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 ऐसे, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, रिजल्टेंट कुछ भी नहीं होगा ऐसे करके। अब ये रीइंफोर्समेंट तभी होगी अगर ये इन फेज का मतलब यही है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट होना चाहिए ऐसे करके, ये ऐसे चले तो ये एम्पलीट्यूड इनहांस कर जाता है ये। अब ये फॉर द 2x रेज इन फेज का यही मतलब बताया मैंने। अगर ये इन फेज है, एक रेज इधर आई इधर चली गई, दूसरी रेज इधर आई इसके साथ टकराई इधर चली गई। अब ये इंसिडेंट एंगल फर्क करेगा, ये थीटा है, इंसिडेंट एंगल थीटा है। अब ये इसका पाथ तो ये था, इसका पाथ तो ये तो इधर रिफ्लेक्ट होगी, ये वाला जो एंगल है ये टू थीटा होगा, ये 2 थीटा होगा ये वाला एंगल। अब अगर तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फिर क्या होगा, यहाँ तक तो ये देखो डिस्टेंस दोनों का बराबर है, इस रे का दोनों का बराबर है, और फिर इधर आके इसका और इसका ये बिल्कुल ये मैंने परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इतना इसका मतलब है कि ये वाली जो रे इतना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर गई, इतना ये इतना। अगर तो ये वाला डिस्टेंस कितना, MP प्लस PN डिस्टेंस ये वाली रे ने ज़्यादा ट्रेवल किया। अब ये MP प्लस PN अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा ये लैम्डा का, यानी लैम्डा इसकी वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ क्या है, ये वाली वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, ये कहलाती है इसकी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, ये ऐसे करके ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ। अब ये जो वेव है इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर तो इनका फर्क 1 लैम्डा 2 लैम्डा या 3 लैम्डा ऐसे हो तो फिर तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रीइंफोर्स करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, रीइंफोर्स कर जाएंगी, तो ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरेगा, ये ऐसे करके ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इस सूरत में फॉर द 2x रेज इन फेज MP प्लस PN मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल, ये ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो अगर ये ऐसे ना हुआ तो फिर तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो इसलिए इसका सम या तो लैम्डा हो या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डायफ्रैक्शन, इट इज कॉल्ड n की वैल्यू, इट इज कॉल्ड ऑर्डर। सिंस अब MP की वैल्यू देखें जी, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। अब आपने ये निकालना है, ये एंगल भी थीटा है। अब ये एंगल थीटा है तो आपने MP निकालना है, तो MP बराबर किसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है ये DHKL है, तो DHKL इंटू साइन थीटा इक्वल टू MP, सिंपल। ये DHKL ये डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस ये दिया हुआ है, इंटू साइन, ये थीटा एंगल है भाई, ये थीटा एंगल है, यही थीटा ये भी थीटा, साइन थीटा इक्वल टू MP। इसी तरह ये PN ये भी DHKL इंटू साइन थीटा, इसका मतलब है n लैम्डा इज इक्वल टू DHL साइन थीटा, इट इज़ कॉल्ड ब्रैग्स लॉ।
अब ब्रैग्स लॉ की आगे एप्लीकेशन है। अब ब्रैग्स लॉ क्या कहता है जी, ब्रैग्स लॉ गिव रिलेशनशिप अमंग दी एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर किस एंगल पे, एंगुलर पोजीशन ऑफ द रीइंफोर्स्ड, ये रीइंफोर्स्ड इसको कहते हैं रीइंफोर्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहते हैं रीइंफोर्स, रीइंफोर्स कर गई एक दूसरे को रीइंफोर्स किया उन्होंने, अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरा तो एम्पलीट्यूड बढ़ा तो रीइंफोर्स कर गई। ये वाला लॉ गिव्स रिलेशन अमंग दी एंगुलर पोजीशन क्या होनी चाहिए कि आपस में रीइंफोर्स करें। ब्रैग लॉ में यही है कि एंगल किस एंगल होना, क्या एंगल होना चाहिए कि ये वेव्स आपको रीइंफोर्स करें, और ये प्लेन कौन कौन से होने चाहिए। गिव्स रिलेशन अमंग दी एंगुलर पोजीशन ऑफ द रीइंफोर्स्ड ड्रिफ्टेड बीम वेवलेंथ एंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस, उसके दरमियान रिलेशन, ये रिलेशन किस किस के दरमियान है, लैम्डा के दरमियान, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के दरमियान, और ये आपका एंगुलर पोजीशन के दरमियान। ये ब्रैग्स लॉ, ये है ब्रैग्स लॉ। तो ये तो हो गया ब्रैग्स लॉ। अब ये ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयरन बॉडी सेंटर क्यूब है, was placed in X-ray direction using incoming X-ray with lambda is equal to, लैम्डा की वैल्यू, अब ये आप इतने भी सवाल होंगे लैम्डा की वैल्यू दी हुई होगी, लैम्डा की वैल्यू वेरी नहीं कर रही, ये कांस्टेंट है। डिफ्रैक्शन, ये वाला आपका डिफ्रैक्शन प्लेन है, ये वाला, ये एक फैमिली है, ये ऐसे ब्रैकेट से जो नहीं पूरी ये -1 भी, ये इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो सेम आ जाएगा। तो ये फैमिली को, वैसे तो आपको प्लेन को ज़ाहिर करते हैं कि ये राउंड ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट दी हुई है, ये पूरी इस फैमिली को ज़ाहिर करती है। ये 1 1 0 1 0 1 भी हो सकता है, 0 1 1 भी हो सकता है, फिर ये नेगेटिव साइड के साथ भी, ये सारी एक फैमिली है, इसलिए उसने इसको लिखा। ये प्लेन हो या दूसरी इसकी फैमिली का कोई भी हो, लिख सकते हैं आप। इसको छोड़ दें आप, 0 1 1 लिख दें फिर भी ठीक है। तो ये उसने फैमिली लिखी हुई। डायफ्रैक्शन फ्राम इतने, या इस प्लेन से डायफ्रैक्ट हो रही है, रेज जो आ रही है इस प्लेन से, वाज ऑब्टेन्ड एट 2 थीटा, ये 2 थीटा की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द लेटेस्ट कांस्टेंट ए ऑफ द, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है उसने, प्लेन ये वाला प्लेन है, 2 थीटा की वैल्यू दी हुई, थीटा मैंने निकाल लिया। अब ये मैंने पीछे वाला फार्मूला यूज़ किया, ये सिंपल सा फार्मूला ये वाला, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारे पास D110, ये मेरे पास ये आ गया। अब आपको ये पता है कि जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो बराबर होता है लेटेस्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ये वाला, ये पीछे मैंने फार्मूला भी बताया था। अब यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू सिंपल तरीके से आप निकाल लें, तो ए की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी ये फेरस के लिए, तो ये आपके पास सिंपली ये हो गया जी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जी वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द सेम चैप्टर। This one is regarding X-ray diffraction analysis of the crystal structure। अब इसमें आपने जो चेक करना है कि जो क्रिस्टल है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी सेंटर क्यूब है या फेस सेंटर क्यूब है, और फिर आपने ये भी मालूम करना है कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये हम आगे इसको सारा देखेंगे। तो ये किस तरह मुमकिन है, तो ये हम इसको देख लेते हैं जी। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पता की जाती है कि बॉडी सेंटर क्यूब है या फेस सेंटर क्यूब है। हमारी डिस्कशन ये बॉडी वैसे तो मेटालियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर है, हमने इसको लिमिटेड किया हुआ है ये बॉडी सेंटर क्यूब और फेस सेंटर क्यूब के लिए सारा। अब ये देखें जी, अब इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है उसमें ये है कि जो स्पेसिमन है वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसके ऊपर ये एक्सरे मारी जाती है, इसके ऊपर पाउडर फार्म में है। पाउडर फार्म में इसलिए रखा जाता है
कि उसका एक पाउडर का एक पार्टिकल जैसे बेशुमार क्रिस्टल बन जाएंगे, और जब वो पाउडर फार्म में रखेंगे तो वो हर उसका जो एक पार्टिकल है, पाउडर का एक पार्टिकल, वो एक क्रिस्टल का काम करेगा और उसकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी। तो इससे आप प्रिंसिपल जो ब्रैग लॉ है, इससे जिसमें हम चाहते हैं कि एक ख़ास प्लेन और एक ख़ास एंगल के ऊपर डायफ्रैक्शन होती है और फिर वो आपस में रीइंफोर्स करती हैं, वो इससे सेटिस्फाई होने का ज़्यादा चांस है अगर ये पाउडर फार्म में हो। तो इसलिए स्पेसिमन यहाँ पे पाउडर फार्म में है, जिसको गोनियोमीटर के ऊपर ये यहाँ पे फिक्स किया जाए, जो कि रोटेट करता है, ऐसे करके ऐसे रोटेट कर रहा होता है, उसके ऊपर ये पाउडर, यहाँ से एक्सरे सोर्स इधर है कहीं, यहाँ से एक्सरे आएगी, एक्सरे मारी इसके ऊपर, ये एक्सरे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ये रेडिएशन काउंटर है, ये इसको डिटेक्ट करके, इस रेडिएशन को जो एक्सरे को डिटेक्ट करता है, और साथ ही इसके साथ रिकॉर्डर लगा हुआ है। और रिकॉर्डर जो है, अच्छा ये मूव करता है, जब ये मूव करता है तो ये भी इसके साथ साथ मूव करता है, ये इसके तो ये एंगल ये इसके साथ, ये भी साथ, ये इसके साथ इस तरह सिंक्रोनाइज होता है कि ये एंगल 2 थीटा, ये थीटा मूव करेगा तो ये एंगल 2 थीटा, ये इसमें 2 थीटा, ये देखना, ये इनसे नहीं, ये देखना, ये इसको जाना चाहिए तो था इधर, तो ये मुड़ गया इधर, तो लिहाजा ये एंगल 2 थीटा इसमें आता है। तो ये एक तो एंगल 2 थीटा रिकॉर्ड करेगा, एक रेडिएशन इसकी इंटेंसिटी को, ये जो रिकॉर्डर है ये इसको प्लॉट करना शुरू कर देगा, यानी ये जो रेडिएटेड काउंटर है ये इसके साथ ही मूव करेगा सर्कल में। ये क्या क्या चीज़ देखेगा, एक तो एंगल 2 थीटा, दूसरा इसकी इंटेंसिटी, रेडिएशन की इंटेंसिटी नोट करेगा, और जो रिकॉर्डर है वो इसको प्लॉट करेगा ऐसे करके, जो एंगल होगा 2 थीटा में, ऐसे इसको देता जाएगा, यहाँ से ऐसे इंटेंसिटी की पीक आती जाएंगी। ये तो प्लेन मैंने बाद में लिखे, ये अभी बताते हैं, ये ऐसे करके ये ऐसे 2 थीटा ऐसे पीक आते जाएंगे, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है ऐसे पीक आते जाएंगे, ऐसे पीक, ये ऐसे करके ऐसे ट्रेस करेगा। तो अब इसमें आगे चलते हैं, ये आगे क्या होता है इसके, तो ये तो जी इसका हो गया। अब ये देखें जी, ब्रैग इक्वेशन क्या है जी, ब्रैग इक्वेशन तो आपको पता है कि ब्रैग इक्वेशन तो ये वाली है, ब्रैग इक्वेशन आपको पता है ये है, इसमें लैम्डा की वैल्यू आपने देखा ये है। अब आपने ये ब्रैग इक्वेशन यूज़ करनी है, और हर एलिमेंट की एक डाटा दिया हुआ है, एलिमेंट का डाटा, वो किस बेस पे, उसकी लेटेस्ट कांस्टेंट एटम के रेडियस के हिसाब से उसके, ठीक है ना जी। तो जो प्रिंसिपल डायफ्रैक्टिंग प्लेन है, अब हम सिर्फ बॉडी सेंटर क्यूब और फेस सेंटर क्यूब की बात कर लेते हैं, ये डाटा दिया हुआ है, आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है, और फिर जो रिकॉर्डर से आपने जो एंगल नोट किए 2 थीटा, और जिस पे वो पीक बन रही हैं, वो पीक कहाँ पे बन रही हैं, वो आपने फिर जो इसका डाटा दिया होगा बुक में, उससे निकालने हैं कि ये पीक कहाँ पे बन रही हैं, इस थीटा पे, वो अभी हम देखते हैं, प्रॉब्लम भी करेंगे। तो एक इक्वेशन आपने ये यूज़ करनी है, दूसरा आपने प्रिंसिपल यूजिंग दिस इक्वेशन and principal diffracting planes and their corresponding 2 theta values are can distinguish between BCC and FCC। आपने BCC FCC एक तो ये इक्वेशन लेके, दूसरा जो प्रिंसिपल डायफ्रैक्टिंग प्लेन है जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टिव या रीइंफोर्स वेव हासिल होती है, वो वाला प्लेन कौन सा था वो लेना है, और जो वैल्यू रिकॉर्ड हुई है 2 थीटा की वो हमने उसके रिकॉर्डर से लेनी है। तो इसको यूज़ करके फिर आपने आगे बताते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूब और फेस सेंटर क्यूब कैसे निकालना है। अब जो बॉडी सेंटर क्यूब है उसके लिए प्रिंसिपल डायफ्रैक्टिंग प्लेन जो है ना, वो अगर ये HKL को आप ऐड करें तो इवन होना चाहिए। अगर ये इवन है तो इस प्लेन पे ऊपर ये रीइंफोर्समेंट होगी, यानी
बॉडी सेंटर के क्यूब के लिए ज़रूरी है कि जो प्लेन हो उनको ये उसके इंडिसेस जमा करो तो ये इवन आना चाहिए। इसी तरह एफसीसी के लिए ये तो तमाम के तमाम आड़ होने चाहिए, तमाम के तमाम आड़ होने या इवन होने चाहिए। ज़ीरो जो है वो इवन में आता है। ये दोबारा इसको थोड़ा सा देख ले। मैंने बताया कि ये आपने एक तो इक्वेशन यूज़ करनी है, ये एक आपने एंगल इधर से लेने हैं, इन एंगल के अगेंस्ट टेबल एक बनी हुई है, इस एंगल के अगेंस्ट टेबल एक बनी हुई है प्रिंसिपल डायफ्रैक्टिंग प्लेन की। उस एंगल के अगेंस्ट आपने ये जहाँ पे ये इंटेंसिटी आ रही है ये प्लेन मार्क कर लेने, बॉडी सेंटर क्यूब या फेस सेंटर क्यूब के ये प्लेन। अभी ये पहले बॉडी सेंटर क्यूब फेस सेंटर क्यूब ढूंढेंगे तो उसके बाद ये मार्क करेंगे। बॉडी सेंटर क्यूब फेस सेंटर क्यूब कैसे निकालेंगे वो हम आप अभी बताते हैं। चलिए जी, अब आपने देखा ये मैंने आपको बता दिया। अब एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा ये देखें जी, इसको रीअरेंज किया तो ये वाली चीज़ बन गई साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया जी। अब इसको अब हमने इसको ये देखें जी, अगर एक प्लेन है उसके इंडिसेस एच ए हैं, के ए एल ए, दूसरा प्लेन है उसके मिलर इंडिसेस एच बी एच के बी एल बी, तो हमने उसकी रेशो ली। ये वो पूरा वही फार्मूला इसको यूज़ करते हुए ये वाला फार्मूला, ये देखें ये वाला। अब ये तो हर मटेरियल का ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट है, इसको तो नहीं आप छेड़ सकते ये वाला, ये तो आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। Where theta A and theta B are two diffracting angle associated with the principal diffracting plane। ये प्रिंसिपल डायफ्रैक्टिंग प्लेन है जहाँ से जो प्रिंसिपल डायफ्रैक्टिंग प्लेन है ये आपके जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ये वही वाले प्लेन है। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, जो पहले मैंने बताई इक्वेशन, पीछे जो मैंने इक्वेशन बताई थी वो यूज़ करते हुए, एंड यूजिंग द इक्वेशन 1 एंड मिलर इंडिसेस फॉर फर्स्ट टू सेट्स। ये देखें ना, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था किताब में दिया हुआ है। अब ये प्लेन दिए हुए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये। अब ये एफसीसी में तो नहीं, 110 ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। अब ये वाला प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं होगी, यहाँ वाला इसके ऊपर नहीं होगा, तो ये आपका रीइंफोर्स डायफ्रैक्शन नहीं होगी, इस पे रीइंफोर्स डायफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी ये, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये वाला बीसीसी के लिए, ये वाला एफसीसी के लिए, ये एफसीसी के लिए भी है, ये बीसीसी के लिए भी। अब ये वाला प्लेन ये बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए ये यहाँ से वो नहीं होगी, इसकी वो मैंने वही बताया, इवन होने चाहिए या ऑल ऑड होना चाहिए एफसीसी के लिए। ये देखें 1 1 सारे इवन, 2 0 0 सारे इवन, ये सारे आड सारे इवन, ये सारे इवन। अब इनको ऐड करोगे तो इवन आएंगे सारे, इनको ऐड करो 2 आ गया, इनको ऐड करो 2 आ गया, इसको ऐड करो 4 आ गया, इसको ऐड करो तो ये भी 4 आ गया, इसको ऐड करो ये भी 4 आ गया। तो ये बीसीसी के जो प्रिंसिपल डायफ्रैक्टिंग प्लेन है उनको ऐड करोगे तो वो इवन आएगा। एफसीसी के जो प्रिंसिपल डायफ्रैक्शन प्लेन है या तो सारे के सारे इवन होंगे या सारे के सारे आड होंगे, तो ये ज़रूरी है। अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं जी हमने रिज़ल्ट क्या निकाला। हमने रिज़ल्ट ये निकाला कि आपने जो वहाँ से जो पीक मिले उनको, अब बीसीसी के लिए क्या होगा, आपने जो पहले 2 पीक उठाए ये वाले यहाँ से, ये पहले वाले ये बीसीसी 1 1 0 2 0 0, ये 1 1 0,
इसको सब्स्टिट्यूट करें, ये 0.5 आ गया। अगर तो इनकी रेशियो 0.5 आ रही है तो हम कहेंगे ये बॉडी सेंटर क्यूब है। अब अगर ये बॉडी सेंटर क्यूब है तो अब बॉडी सेंटर क्यूब में आप ये भी चेक कर लें, ये 1 1 है, ये 2 आ गया, ये 2 2 आ गया। अब बॉडी सेंटर क्यूब के लिए इसकी रेशियो 0.5 आ जाएगी। इसी तरह फेस सेंटर क्यूब के लिए आप पहले 2 उठाएं, 1 1 2 2 0, ये मैंने 2 उठाए, ये देखें जी, ये मैंने उठाया 1 1 और 1 1 2 0 0, ये मैंने 2 उठाए, ये इसको मैंने रखा, ये 0.75 आ गया, ये फिर FCC है। तो इसका अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो ये आपको फिर ये क्लियर होगा कि ये मैंने जो बात की है ये सब इसका क्या मतलब है। अब ये जी एक एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर रिकॉर्डर से एक चार्ट हमने जनरेट किया जिसकी एलिमेंट के लिए यानी कोई स्पेसिमेन था, उससे हमें जो डिफ्रैक्टोमीटर रिकॉर्डर वो चार्ट बना जो मैंने ये पहले आपको दिखा रहा था वो बना। तो उसमें क्या हुआ जी, ये वाले एंगल 40 58 73 यहाँ पे पीक आई, ऐसे करके पीक आ रही थी, इंटेंसिटी एक्सरे की बढ़ गई यहाँ पे इन पे और वेवलेंथ वो मैंने कहा ये वेवलेंथ तो कांस्टेंट रखी हुई है, वो इतनी है। अब हमने मालूम करना है कि ये जो स्पेसिमेन रखा ये बॉडी सेंटर क्यूब है या फेस सेंटर क्यूब है। फिर हमने लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि एलिमेंट कौन सा है। ये तीनों आंसर हमने निकाले। ये लेंथी ज़रूर है, बिल्कुल आसान है। अब आपने क्या किया, ये देखें जी, ये वही है जो एंगल उसने इधर दिए हुए हैं उनको कन्वर्ट किया हुआ है इसमें। ये अब लें जी वैल्यू फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड एंगल। ये फर्स्ट और सेकंड एंगल को देख लें, पहले सिर्फ एंगल की बात की है मैंने पीछे आपको, एंगल की सिर्फ एंगल की रेशियो पहले 2 कंसेक्टिव की लेनी है, इसकी और इसकी रेशियो ली, ये रेशियो ली, ये 0.5 आ गया। अब ये डाटा से पता चला ये है तो बॉडी सेंटर क्यूब, ये देखिए ये 0.5 आ गया, ये तो हमें पता चल गया ये बॉडी सेंटर क्यूब है। अब पता करते हैं जी, अगला पोर्शन ये था लैटिस कांस्टेंट ए निकालना। तो वो भी सिंपल है, फार्मूला ये बना हुआ है, आप ये फार्मूला बना हुआ है, इसमें है तो बॉडी सेंटर क्यूब। अब बॉडी सेंटर क्यूब के लिए मैंने जो अभी आपको टेबल दिखाई, ये देखें बॉडी सेंटर क्यूब के लिए ये आपने ये पहले वाला, ये वाला बॉडी सेंटर पहले वाला रखा, पहले वाला ये 110 इसमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। ये आप इसमें बॉडी सेंटर, वो तो कंफर्म हो गया बॉडी सेंटर क्यूब, तो फिर इधर आ जाए इस टेबल में, इसमें 110 यहाँ पे रखें। आपने यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, अब आपके पास ए निकल, ये पुटिंग की वैल्यू ये यहाँ से लैम्डा की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ना जी। लैम्डा की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ये दिया हुआ है, ये सारा आपने रखा, ए की वैल्यू आ गई। अब आपको ये भी पता है बॉडी सेंटर क्यूब है, आपको ए की वैल्यू भी पता है, आप टेबल पे जाएं, जहाँ जो बॉडी सेंटर क्यूब है उसको ढूंढते जाएं, जिस लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू ये है वो टंगस्टन निकलता है। तो ये दैट्स ऑल, थैंक यू।